नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बेटी पैदा होने पर उसे बोझ समझते हैं। हमारी आज की कहानी एक पिता जो कि बेटी के पैदा होते ही उसे अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की जो भी कहानियां मैं हर रोज लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। राघव ऑपरेशन थिएटर के बाहर यहाँ से वहाँ बेचैनी से टहल रहा था। आज उसकी पत्नी रोहिणी की डिलीवरी होने वाली थी और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसके घर इस बार बेटा हो, क्योंकि उसकी पहले से एक बेटी परी थी और उसके दिल में बेटियों के लिए कोई खास लगाव नहीं था। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई और डॉक्टर ने बाहर आकर राघव को बधाई देते हुए कहा, मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है, एक लड़का और एक लड़की। जैसे ही उसने लड़का सुना उसका दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई, क्योंकि बेटे के साथ एक बेटी भी तो घर में आई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी और मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। कुछ देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं, कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। कुछ देर बाद रोहिणी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी वो बेहोश थी। राघव के मन में ये ख्याल आया कि जब तक रोहिणी बेहोश है क्यों ना वो अपनी उस अनचाही बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ आए। उसने हॉस्पिटल में मौजूद कुछ नर्स को पैसे दे करके उन्हें ये कहा कि वो उसकी पत्नी को ये ना बताए कि उसको एक बेटी भी हुई है। नर्स लालच में आ गई और राघव से पैसे ले करके उसकी बात मान गई। ये बात नर्स ही जानती थी। राघव अपनी उस अनचाही बेटी को लेकर के जैसे ही बाहर निकला, उसे हॉस्पिटल की बेंच पर एक शख्स बहुत परेशान सा बैठा दिखाई दिया। राघव को पता नहीं क्या सूझा, उसने उस शख्स के पास आकर के पूछा, भाई क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? वो शख्स इतना परेशान था कि उसे अनजान इंसान को अपनी परेशानी बताने में जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई और वो कहने लगा, आज मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई थी, लेकिन मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अभी तो मेरी पत्नी होश में नहीं है, लेकिन जब उसे होश आएगा और उसे पता चलेगा तो वो तो जैसे मर ही जाएगी। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू झलक आए। तभी राघव की बेटी ने अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकाली तो उस शख्स का ध्यान उस बच्ची पर गया। उस शख्स ने उस बच्ची को देख कर कहा, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। राघव ने मुंह बनाकर कहा, प्यारी नहीं, मुसीबत है मुसीबत, पहले ही एक बेटी है मेरी, मुझे बेटे की चाहत थी जो अब पूरी हो गई है। अब मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, मैं तो इसे अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहा। राघव ने बहुत ही बेशर्मी के साथ कहा था। राघव की ऐसी बात सुनकर उस शख्स ने राघव से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं और ये मुसीबत नहीं होती बल्कि ये तो सौभाग्यवती होती हैं। अपने साथ साथ इनके आसपास जो लोग होते हैं वो भी इनके कारण अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं। उस शख्स की बात राघव को कोई खास जची नहीं। ये बात वो शख्स भी समझ चुका था। उस शख्स ने आगे राघव से कहा, आप इस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहे हैं ना, तो ऐसा कीजिए आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगा और क्या पता ये मेरी बेटी मेरी पत्नी की नई जिंदगी दे दे। राघव को उस शख्स की बात पसंद आ गई। उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी बच्ची को, उस अनचाही बच्ची को, उस अनजान शख्स को बिना उसका नाम पता पूछे हुए ही उस बच्ची को उसे सौंप दिया। उस शख्स ने अपनी बेटी को लेकर अपनी पत्नी के पास लेटा दिया। जब उसकी पत्नी होश में आई तो अपने बगल में अपनी बेटी को
को देखकर बहुत ही खुश हुई और उसके माथे को चूम लिया। कुछ ही देर बाद में वो शख्स अपनी बेटी और पत्नी के साथ हॉस्पिटल से अपने घर की ओर चला गया। वहीं जब रोहिणी होश में आई तो उसे तो अपनी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था और उसे गलती से भी इस बारे में पता ना चले, यही सोचकर राघव ने रोहिणी को जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया और अपने बेटे के साथ घर चला गया। घर पहुंचकर राघव के मम्मी पापा ने अपने पोते का जोरों से स्वागत किया। वहीं उसकी बड़ी बेटी परी एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। 25 साल बाद जब अनचाही बेटी बड़ी हुई, बाबा आपसे कितनी बार कहा है टाइम से दवाई और खाना खाया कीजिए, लेकिन मेरे बोलने का तो आप पर कोई असर ही नहीं होता। जब तक मैं आपके सर पर खड़ी नहीं हो जाती और जब तक आपको डांट नहीं लगा देती, तब तक ना आप दवा लेते हो ना खाना खाते हो। अब आप ही बताओ, अब मैं पूरा जिला संभालूं या फिर आपको? कहते हुए आरुषि अरविंद जी के सामने कमर पर हाथ रखे खड़ी हुई थी। आरुषि मुस्कुराते हुए बोली, जब डांटूं तो माँ और जब प्यार से बात करूं तो बेटी। फिर थोड़ा उदास होकर, बाबा माँ के जाने के बाद आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। प्लीज आप टाइम से दवाई और खाना खा लिया कीजिए। आरुषि को ऐसे उदास देखकर अरविंद जी ने कहा, तुम परेशान मत हो, आगे से मैं समय से दवाई और खाना खा लिया करूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। आरुषि रहने दीजिए बाबा, आप ऐसे पक्के वादे पहले भी बहुत बार कर चुके हैं और मुझे पता है आप ऐसे पक्के वादे आगे भी करते रहेंगे। कहकर आरुषि मुस्कुरा दी और साथ में अरविंद जी भी। थोड़ी देर में आरुषि ने अरविंद जी को भी खाना खिलाया और उन्हें दवाई दी और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब आरुषि अपनी गाड़ी में अपने ऑफिस से लौट रही थी, तब उसे अपने पिता की उम्र का एक शख्स रास्ता क्रॉस करते हुए दिखाई दिया। उस शख्स को रास्ता क्रॉस करने में कठिनाई हो रही थी। आरुषि ने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही आरुषि अपनी गाड़ी से उतरी, उसने देखा उस शख्स के पास बहुत सारे लोग घेरा बना करके खड़े हैं, क्योंकि उस शख्स को रोड क्रॉस करने में बाइक के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आरुषि जल्दी से उस भीड़ को चीरकर उस शख्स के पास गई और उससे पूछा, अंकल आप ठीक तो हैं ना? उस शख्स ने आरुषि को देख कर कहा, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आरुषि ने देखा उस शख्स को हल्की चोट आई थी। उसने कहा, अंकल आप मेरे साथ चलिए, यहीं पास में ही मेरा घर है, वहां मैं इन चोट पर दवाई लगा दूंगी। पहले तो उस शख्स ने मना किया, लेकिन आरुषि की बहुत जिद करने के बाद उस शख्स ने आरुषि की बात मान ली। आरुषि ने ड्राइवर से गाड़ी लाने को कहा और उस शख्स को लेकर के घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर आरुषि ने अपने साथ आए उस शख्स के घावों पर मरहम लगाकर पट्टी बांध दी। आरुषि ने घर में मौजूद एक सर्वेंट केशव से पूछा, बाबा कहाँ हैं? केशव ने कहा, मैडम वो तो टहलने गए हैं। आरुषि, ठीक है, आप अंकल के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए। केशव ओके मैम बोलकर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद नाश्ता लेकर के आ गया। आरुषि ने उस शख्स को नाश्ता करने के लिए कहा और वो भी वहीं रखे सोफे पर जा करके बैठ गई। कुछ देर बाद अरविंद जी जब वापस आए तो उस शख्स को देखकर वो चौंक गए और फिर बोले, अरे भाई साहब आप यहाँ? वो शख्स भी अरविंद जी को देखकर चौंक गया और अपनी जगह से उठ करके खड़ा हुआ। आरुषि ने अरविंद जी से कहा, बाबा ये मेरे साथ आए हैं। कहते हुए आरुषि भी उठ खड़ी हुई। आरुषि ने जब उन दोनों को एक दूसरे को देखकर दोनों का रिएक्शन देखा तो आरुषि ने अरविंद जी से पूछा, बाबा आप जानते हैं इन अंकल को? अरविंद जी आरुषि के पास आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ बच्चा जानता हूँ। कहकर उन्होंने उस शख्स को और आरुषि को बैठने का इशारा किया। सब बैठ गए, लेकिन आरुषि अरविंद जी के कंधे पर अपना सर रखकर और उनके बाजू में हाथ फंसाकर मासूमियत के साथ बैठी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राघव ही था। राघव अरविंद जी और आरुषि को ऐसे बड़े
बैठे बड़े गौर से देख रहा था। उसने अरविंद जी से इशारे से पूछा, क्या ये उसकी वही अनचाही बेटी है? अरविंद जी ने अपने आंखों के इशारों से ही राघव को हाँ कहा। अरविंद जी ने राघव से पूछा, भाई साहब, जब हम आखिरी बार मिले थे तब ना आपने मुझसे मेरा नाम पूछा था, ना मैंने आपसे। अब जब हम मिले हैं तो आज बता दीजिए। राघव ने अरविंद जी से कहा, मेरा नाम राघव चौहान है। अरविंद जी ने राघव से पूछा, और आपके परिवार में सब कैसे हैं? और वो आपका बेटा, वो बेटा कैसा है आपका? अरविंद जी का ये सवाल सुनकर राघव थोड़ा उदास होकर के बोले, क्या बताऊं भाई साहब, भगवान से इतनी प्रार्थना की थी एक बेटे के लिए, और वही बेटा नालायक निकला। पर गलती उसकी भी नहीं है। बेटे के मोह में मैंने उसकी हर जिद को पूरी की और वो गलत संगत में पड़ गया। आज हालात ये हैं कि उसे हर तरह की बुरी आदत लग चुकी है। वो शराब, सिगरेट, हर प्रकार का नशा करने लगा है। उसके इस नशे की लत के कारण हमारे घर से बेघर होने की नौबत आ गई थी। वो तो मेरी बेटी परी थी, जिसकी वजह से मेरे और मेरी पत्नी के सर पर छत है। उसी ने हम दोनों को संभाला है। कहकर राघव ने एक गहरी सांस ली। राघव की बात खत्म होते ही आरुषि अरविंद जी से बोली, बाबा, आपने अभी तक नहीं बताया कि ये अंकल कौन हैं? इनके और इनके बेटे के साथ कितना बुरा हुआ ना? अरविंद जी ने हाँ कहा और आरुषि से बोले, तुम्हें जानना है ना ये कौन है? आरुषि ने हाँ में जवाब दिया। अरविंद जी ने आरुषि से कहा, लेकिन इनके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, बस मुझे इनका नाम नहीं पता था। इतना सुनते ही आरुषि के आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अरविंद जी के कंधे से अपना सर हटाते हुए अरविंद जी की ओर देखकर कहा, मतलब? अरविंद जी, हाँ बच्चा, ये तुम्हारे पापा हैं। आरुषि गुस्से के साथ तेज आवाज में बोली, ये मेरे पापा नहीं हैं और ना कभी होंगे। इनके लिए मैं इनकी अनचाही बेटी थी और आज ये मेरे लिए मेरे अनचाहे पिता हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा अरविंद दीक्षित की बेटी आरुषि दीक्षित हूँ और आगे भी रहूंगी। फिर राघव की तरफ देखकर बोली, जिस तरह आपने मुझे इन्हें अरविंद जी को सौंपा था, उसी तरह से आज आपसे बोल रही हूँ कि आप आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइएगा और मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। कहकर वो रो पड़ी। आरुषि की बात सुनकर राघव को अपनी की हुई गलती का एहसास हुआ। उसने आरुषि के सर पर एक बार प्यार से हाथ फेरा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी उनके कानों में अरविंद जी की आवाज पड़ी, रुकिए भाई साहब। अरविंद जी आरुषि की तरफ देखकर थोड़े गुस्से में बोले, आरुषि, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? बड़ों से ऐसे ही बात की जाती है। आरुषि चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। आरुषि अपना सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। अरविंद जी राघव जी से बोले, माफ कर दीजिए भाई साहब, इसे अभी बच्ची है। राघव ने अरविंद जी को देखकर बोला, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है भाई साहब। जो मैंने किया है उसके लिए ये तो बहुत ही थोड़ा है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी कुछ सही नहीं किया है। परी को कभी वो प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। बेटे के मोह में आकर उसे इतना प्यार दिया कि उसे बुरी आदतें लग गई। और ये बेटी, इसका तो कोई कसूर ही नहीं था, फिर भी इसे अपने से दूर कर दिया। कहते हुए राघव की आंखें नम हो गई। उसने आगे कहा, आपने बिल्कुल सही कहा था भाई साहब कि बेटियां सौभाग्यवती होती हैं और इनके साथ साथ इनके आसपास रहने वालों के भी भाग्य जुड़े होते हैं। इनके दिल में अपनों के लिए कितना प्यार भरा होता है, बस इन्हें भी थोड़े प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, फिर ये वो सब काम कर सकती हैं जो एक बेटा कर सकता है। ये बात मुझे देर से समझ आई और ये मैंने मेरी परी बेटी को देख करके जाना है। कहकर राघव जी फिर से जाने के लिए मुड़े। इस बार राघव के कानों में आरुषि की आवाज पड़ी, रुकिए अंकल, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए था। अरविंद और राघव उसे आश्चर्य से देख रहे थे। आरुषि बोली, यदि आप मुझे बाबा को नहीं सौंपते
तो मुझे इतना प्यार और इतनी अच्छी जिंदगी शायद ही मिल पाती, और जो मैं आज हूँ वो मैं कभी नहीं बन पाती। इसलिए मैं आपको आपके किए का दोष देने की जगह आपको थैंक यू कहना पसंद करूंगी। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, पर मैं मेरे बाबा की बेटी ही रहूंगी हमेशा। राघव ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं भी यही चाहूंगा कि तुम हमेशा अपने बाबा की बेटी रहो, क्योंकि जितने अच्छे से इन्होंने तुम्हारी परवरिश की है वो मैं चाह कर भी नहीं कर पाता और ना ही कर पाऊंगा। कहकर राघव वहां से चला गया। आरुषि अरविंद जी के पास आकर उसके गले से लगकर रुंधी आवाज में बोली, आप ही मेरे बाबा हो और हमेशा ही रहोगे। अरविंद जी ने उसे अपने से दूर करते हुए कहा, जानता हूँ बच्चा, इसीलिए तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी। उसके सामने बताकर जीते जी उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद में मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात किसी और से पता चले और तुम मुझे गलत समझो, क्योंकि सच को कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना की जाए, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तुम्हें खोने का डर ना मुझे पहले था और ना आज है, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा डिसीजन यही होने वाला है। फिर थोड़ी गहरी सांस ले करके और थोड़ा बनते हुए अरविंद जी बोले, लेकिन क्या फायदा, एक ना एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली ही जाओगी। आरुषि, क्यों? और अरविंद जी से थोड़ा दूर खड़ी हो गई। अरविंद जी, अरे तुम्हारी शादी होगी तब तो तुम मुझे छोड़कर चली ही जाओगी ना। उनकी इस बात पर आरुषि फिर से उनके गले लगते हुए बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। जिसे मुझसे शादी करनी है उसे या तो मेरे साथ आपको भी लेकर के जाना पड़ेगा या इस घर में घर जमाई बन करके रहना पड़ेगा। कहते हुए आरुषि मुस्कुरा दी और फिर आगे बोली, वैसे तीसरा ऑप्शन भी है, या तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर अरविंद जी भी ठहाका लगा करके हंस पड़े और उसके माथे को चूम लिया। फिर सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोले, पागल लड़की कुछ भी बोलती है। आरुषि भी उनके गले लग कर मुस्कुरा दी। आज राघव की अनचाही बेटी अरविंद जी के कलेजे का टुकड़ा है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।